नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉयज मीडिया में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि MES में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट होते हैं उनसे आप लोगों को परिचित कराऊंगा और उनसे जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन की ड्यूटी कैसी होती है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था MES के बारे में। MES के बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि MES के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार अपडेट कर दे रहा हूं कि MES एक डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें जॉब करने के लिए यदि आप इच्छुक हैं रक्षा मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो आप MES में ITI पास करके भर्ती हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं। हाँ तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मनसा राम है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर शाहजहाँपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, थोड़ा और आगे आ जाइए हल्का सा। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप MES में कब भर्ती हुए थे? सर मैंने एग्ज़ाम तो नवंबर 2016 में दिया था और ज्वाइनिंग मेरी 19 फरवरी 2018 हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों से बताया, इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। तो इनसे जानते हैं इनकी ड्यूटी कैसी होती है, क्या करना पड़ता है ड्यूटी में। आप अपने ड्यूटी के बारे में बताइए सर। सर ड्यूटी हमारे 24 घंटे की होती है, जिसमें से 8-8 घंटे की शिफ्ट लगती हैं। शिफ्ट वाइज होती है? जी, शिफ्ट वाइज है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा। तो डे और नाइट दोनों ड्यूटी करनी पड़ती है? जी सर, डे और नाइट दोनों रहता है। अच्छा, आपने कभी नाइट में किया ड्यूटी? नहीं सर, नाइट नहीं, मेरी डे की रहती है। अच्छा, नाइट में आपके साथ के बंदे करते होंगे? जी सर। तो उनका तो नाइट अलाउंस भी बनता होगा? जी सर, नाइट अलाउंस बनता है। अच्छा, चलिए, मतलब आपने कभी नहीं किया नाइट में। चलिए, तो आप ये बताइए कि MES में भर्ती आप, मतलब प्रोसेस क्या है भर्ती होने का? ऑफलाइन आप फॉर्म अप्लाई किए थे या ऑनलाइन? देखिए, भर्ती की प्रोसेस कहीं ऑफलाइन है और कहीं ऑनलाइन है। एग्ज़ाम भी कहीं पे ऑफलाइन है और कहीं ऑनलाइन है। अच्छा। आपको ये देखना है कि इसमें कमांड है, 4 कमांड है, उसमें किस कमांड में क्या प्रोसेस चल रही है, ये आपको जब भर्ती निकलेगी तभी देख के पता चलेगा। बिल्कुल। आपने कैसे अप्लाई किया था, ऑनलाइन या सर मैंने तो 2016 में अप्लाई किया था, अप्रैल 2016 में। तो ऑफलाइन फॉर्म था मेरा, फॉर्म भी ऑफलाइन था और एग्ज़ाम भी ऑफलाइन था। अच्छा। तो अभी आप मतलब ड्यूटी में क्या करना पड़ता है आपको? सर मुझे क्या है, जो MES क्वार्टर्स है ना। अच्छा। तो उसमें MES क्वार्टर मतलब जो आर्मी के क्वार्टर है? जी हाँ, आर्मी के क्वार्टर हैं। तो उनमें जो भी इंटरनल कंप्लेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल, मतलब कैंट के अंदर जो क्वार्टर होते हैं ना, उसकी कंप्लेन। अच्छा। उसमें जैसे क्या है? उसमें जैसे आपका करंट लीकेज है, बिजली नहीं आ रही है, बल्ब खराब है या ट्यूब फैन खराब है? जी हाँ, फैन खराब है। अच्छा, जैसे LED बल्ब खराब है? हाँ। LED ट्यूब खराब है? जी हाँ। अच्छा, मतलब ओवरऑल? जी, ओवरऑल जो भी इलेक्ट्रिकल का काम है उसको हमें मतलब सही करना होगा। अच्छा। तो आप तो ये एंडम में आते होंगे? जी हाँ, मैं एंडम में आता हूँ सर। एंडम का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल होता है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक सेक्शन होता है। तो उसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ट्रेड के कैंडिडेट आते हैं। और एक सेक्शन होता है B&R, मतलब बिल्डिंग एंड रोड। तो इसमें कौन, कारपेंटर वगैरह जाते हैं ना? जी सर। कारपेंटर और मेसन एक ट्रेड होता है, वो लोग जाते हैं B&R में। तो आप हमारे दोस्तों से ये बताइए कि इसमें सैलरी लगभग कितनी मिलती है, लगभग में बताइए। ग्रोस सैलरी तो स्टार्टिंग में 30,000 31,000 के आसपास रहती है। 28 से 30,000 के करीब? जी। तो सर डिटेक्ट होने के बाद 26-27,000 रुपये आपके कैश इन हैंड आ जाती है। अच्छा। आप लोग क्या पुरानी पेंशन में आते हैं कि न्यू पेंशन में? नहीं सर, हम NPS में आते हैं सर। न्यू पेंशन स्कीम? जी हाँ। अच्छा। न्यू पेंशन स्कीम का क्या मतलब 10% आपका कटता होगा? और 10% हमारी सैलरी से डिटेक्ट होता है और 14% भारत सरकार देती है। चलिए, मतलब टोटल मिलाकर 24%। जी। आपके बेसिक और DA का 24% कंट्रीब्यूट होता है जी। NPS में। जी। चलिए, लंबी सर्विस है, कोई बात नहीं। 60 साल की सर्विस है। 60 साल के बाद, पहले 60 साल कोई सर्विस कर लेगा, उसके बाद में पेंशन का सोचेगा। जी सर। कोई बात नहीं, अभी 60 साल की सर्विस है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहिए। जी, धन्यवाद सर। और अपने ड्यूटी को बखूबी, मतलब कि लगन के साथ अपनी ड्यूटी कीजिए, अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दीजिए। तो आप एक बात बताइए कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जॉब करते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, अंदर से कैसा अनुभूति होता है? सर बहुत अच्छा फील होता है कि हम भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम कर रहे हैं। अच्छा। जी।
बिल्कुल। तो आपके जो पड़ोसी हैं तो आपको मतलब कि आपको देख के वो भी गर्व महसूस करते होंगे? जी सर, हाँ, डर महसूस करते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसे भर्ती होना है, क्या करना है, तो उनको एडवाइस देता रहता हूँ कि हाँ अपना अच्छा, जो पड़ोस के जो नौजवान हैं वो आपसे आते हैं जी हाँ सर, पूछने के लिए जी पूछते हैं सर। कि भर्ती का प्रोसेस क्या है? जी 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 चलिए, अच्छी बात है, बताना चाहिए कि यदि आपके बताने से किसी का हेल्प हो जाए जी सर। तो बताना चाहिए। वो जितने भी देश के नौजवान हैं हमारे देश के भविष्य हैं। तो यदि कोई नौजवान एमईएस में भर्ती होने के लिए यदि इच्छुक है तो उनके बारे में बताइए कि कैसे मतलब कि अप्लाई करना है। सबसे पहले तो सर आपको जो भी फॉर्म निकलते रहते हैं कोई भी, अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं, एमईएस में भर्ती के लिए यदि कोई इच्छुक है उसके बारे में बताइए कि मतलब कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सर आपको भर्ती देखना ऑफलाइन निकलेगी? जी, अच्छा। इसके लिए आपको सर देखना है कि भर्ती ऑफलाइन है ऑनलाइन, आपका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th+ ITI है ना? जी सर, हाँ, बिल्कुल। 10th+ ITI है, आप उसको डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा, वो आपको अच्छा। होना है। अच्छा अच्छा। उसके बाद आपको निवास एज क्या है? एज के बारे में बताइए। जनरल का क्या 18 से 27 साल है ना? जी सर। और ओबीसी का? जनरल का 27 साल तक है। अच्छा, ओबीसी का 30 साल तक 18 से 30 साल तक ओबीसी का है। जी। और SC ST का? SC ST के लिए आपका 32 तक है। 18 से 32 साल तक। जी सर। तो एज का ये क्राइटेरिया है। जी और क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 10th+ ITI। जी और ट्रेड के बारे में भी बता दिया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, कारपेंटर, पाइप फिटर और मेसन। जी। तो इसके बारे में आपको बता दिया। और भर्ती की ऑफलाइन निकलेगी। ड्यूटी के बारे में थोड़ा और कुछ बताइए, मतलब कि थोड़ा डीपली बताइए कि क्या ड्यूटी आपकी, मतलब कितने लोग रहते हैं एक साथ? 2 लोग ड्यूटी होती है? सर हम 2 लोग जाते हैं, कुछ भी कंप्लेंट होता है, अगर फैमिली क्वार्टर्स में या यूनिट में जाना होता है तो एक सीनियर रहेगा और एक जूनियर रहेगा, अच्छा अच्छा। तो 2 लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा। अभी आपका ट्रेड क्या है? सर ट्रेड अभी जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के साथ क्या है ट्रेड अभी आपका? मेरा ट्रेड सर, मैं एंडम अटैच हूँ। मेट इलेक्ट्रीशियन है? जी हाँ, वैसे अच्छा, मेरी अच्छा। जो मूलतः ट्रेड है वो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है। अच्छा अच्छा। जी मेट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। जी जी तो अभी उस एक मेट इलेक्ट्रीशियन होता है। जी जी तो अभी ये इलेक्ट्रीशियन का ही मतलब कि ड्यूटी कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन दोनों एक ही सेक्शन में आते हैं, जी। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो शुरुआत में आप मेट में भर्ती होते हैं। मेट का मतलब होता है डिफेंस की लैंग्वेज में उसको असिस्टेंट बोलते हैं, हेल्पर बोल सकते हैं, मतलब कि सीनियर के साथ आपकी ड्यूटी होगी। या सहायक बोल सकते हैं आप। सहायक बोल सकते हैं, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट होता है, जी। तो उसको जाते ही जाते ट्रेन नहीं दे दिया जाता है, वो जाते पहले असिस्टेंट में रहेगा, पहले सीखेगा, सीनियर के साथ बैठेगा। उसी प्रकार इसमें है कि पहले आप मेट में भर्ती होंगे, उसके बाद आपकी जो प्रमोशन होगी मेट के बाद SK। अभी ये सेमी स्किल्ड में है, ये लोग SSK में है अभी। SSK सेमी स्किल्ड SSK में है। मैंने जानकारी लिया था अभी 2-4 लोगों से, हो तो बता रहे थे कि सेमी स्किल्ड में भर्ती हुए हैं। अभी प्रमोशन हो जाएगा 3-4 साल बाद तो वो SK बन जाएंगे, स्किल्ड बन जाएंगे। उसके बाद क्या बनते हैं? उसके बाद सर HS सेकंड बनते हैं। HS2 मतलब हाई स्किल्ड 2। जी। उसके बाद HS1, फिर हाई स्किल्ड 1। जी, फिर MCM अच्छा, उसके बाद MCM मतलब मास्टर क्राफ्ट। मास्टर क्राफ्टमैन। उसका क्या होता है कि ग्रेड पे? उसका सर ग्रेड पे 4200 है। अच्छा, मतलब पुराने के हिसाब से देखा जाए तो 4200 और न्यू बेसिक पे के अनुसार 35,800 रुपीज़ उसका बेसिक पे होता है। लेकिन आगे चल करके बेसिक पे बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इंक्रीमेंट हर साल 3% लगते रहता है। तो मतलब आप MCM तक प्रमोशन हो सकता है आपका। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। कहीं भी डाउट हो तो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा आपका डाउट। और यदि आप डिफेंस में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, यदि आप डिफेंस में जॉब करने के लिए इच्छुक हैं, यदि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन न कर पाएँ तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप MES में जॉब कर सकते हैं और देश के लिए सेवा कर सकते हैं। यह बहुत ही आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यदि आप ITI किए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या और भी ट्रेड 2-3 ट्रेड मैंने बताया, तो आप इसमें जैसे ही इसकी भर्ती निकलती है इसमें अप्लाई कीजिए और देश की रक्षा में भागीदारी बनिए, देश के लिए सेवा कीजिए। तो चलते चलते मैं भाई साहब से थोड़ा मोटिवेशन स्पीच लेना चाहता हूँ। थोड़ा मोटिवेशन संदेश देना चाहेंगे ये बच्चों को, बताइए कि कैसे
भर्ती के लिए कैसे तैयारी करना है और गलत चीज़ों से कैसे दूर रहना है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा नौजवानों को बताइए, क्योंकि नौजवान बहुत भटक रहे हैं आज के दिनों में। क्योंकि आजकल नौजवान भटक रहे हैं कि सरकार को यदि भर्ती नहीं हो पाते हैं, तैयारी करने में असमर्थ हो जाते हैं, मंजिल से भटक जाते हैं, तो वैसे लोग क्या करते हैं कि सरकार के ऊपर अपना जो जितनी भी गलतियां की हैं सरकार पर थोपना चाहते हैं। परिवार वालों को भी यही बोलते हैं, अरे मोदी तो भर्ती नहीं निकाल रहा है। और पढ़ने वाले बच्चे हमेशा लक्ष्य बनाकर एक मंजिल पर जो रहते हैं वो हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। बताइए सर थोड़ा। जैसे मैं प्रदीप भाई जी एकदम 100% सही कह रहे हैं। जो व्यक्ति मेहनती होता है वो किसी भी सरकार को दोषी नहीं ठहराता है। हमारे हाथ में क्या है? केवल मेहनत और कर्म। सरकार हमारे हाथ में नहीं है और भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमें अपनी किताबें लेनी है और हमें अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। तो आप किसी जी हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं बहुत से तैयारी करने वाले नौजवानों से मिला हूँ, लेकिन जो तैयारी करने वाले नौजवान होंगे ना, वो कभी भी मैंने उनको देखा कि सरकार को दोषित नहीं ठहराते हैं। खुद अपने आप में बोलेंगे ना कि मेरे में ही कुछ कमी है, कि जो मेरी मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रही कहीं पे। अब जैसे कि आप भी देखिए, मतलब कि लगभग 28-29 साल के एज में लगे होंगे, लेकिन आपने कभी सरकार को दोषी मुझे तो लगता है कि नहीं दिए होंगे आप। नहीं सर, मैं सर ओवर एज में भर्ती हुआ। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ और मैं एज 31 में भर्ती हुआ हूँ। 31 में? जी सर, क्योंकि मेरा जो फॉर्म पड़ा था तब मैं अंडर एज था। अच्छा, उस समय जब आप अप्लाई किए होंगे तो आप 30 साल के नीचे रहे होंगे। जब मैंने अप्लाई किया था तब मैं 28 का था, 29 या 28 का था। लेकिन ये भर्ती 2 साल बाद हुई, तो मुझे सर उसका बेनिफिट मिल गया। क्वार्टर के बारे में बताइए कि इसमें मतलब कि कोई एमईएस का क्वार्टर लेना चाहता है, कोई एमईएस का एम्प्लॉय, तो उसको 100% क्वार्टर मिल जाता है? 100% मिल जाता है, बहुत अच्छे क्वार्टर हैं। अच्छा जी सर। और जो क्वार्टर नहीं लेना चाहता है उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है? उसको सर एचआरए मिल जाता है। एचआरए कितना है अभी यहाँ देहरादून में? सर देहरादून में 3600 रुपये। 3600? अच्छा, ग्रुप वाई सिटी में आता है ना, इसलिए। यदि ग्रुप जेड सिटी में कोई होगा, छोटा सिटी जैसे होगा, तो वहाँ पे 1800 रुपीज़ है। यदि दिल्ली में यदि कोई पोस्टेड है तो वहाँ पे 5400 रुपये एचआरए है स्टार्टिंग में। यदि आप क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं सर्विस ज्वाइन करने के बाद, आप सोचते हैं अकेले रहने के लिए, तो कहीं पे आप अकेले रह सकते हैं, उतना रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो आपको क्वार्टर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इन्हीं भाई साहब से चर्चा करेंगे, थोड़ा देश के राजनीतिक माहौल के बारे में और मोदी जी के कार्यकाल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।